बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में से है और सोर्सेज ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर से ऑनवर्ड हमारा थोड़ा गैप आया था, हमने दूसरी तरफ कुछ चीज़ें कवर की थी, तो उसी से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की हुई थी, कुछ उसमें पॉइंट्स थे, टिपिकल पॉइंट्स थे, जैसा कि अगर आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कोई चीज़ एक्रू हो तो आपको भले वो फिज़िकली कैश मिले या ना मिले, आप उसको यही समझते हैं कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है। अब उसकी एग्जांपल ये है कि अब हम फ़र्ज़ किया अज्यूम करते हैं कि हम चल रहे हैं सितंबर 2021 में, तो हमारा ये पिछला साल कंप्लीट हो जाता है और जितना टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट था कि जब एक साल ख़त्म होगा तो आपने, या बल्कि आप ये समझें कि एक साल एंड होता है तो हमारी इतनी अमाउंट आपके पास ड्यू हो जाएगी, तो पेमेंट आपने बाद में करनी है। तो अब एक साल उसने बिल्डिंग को इस्तेमाल किया टेनेंट ने, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हमने अपनी रिटर्न जो जमा करनी थी या हमने अपनी जो इनकम काउंट की थी, कैलकुलेट की थी, उस पे हमने ये एज्यूम कर लिया कि वो अमाउंट जो हमारी ड्यू थी हमें मिल गई है। तो ये अगर फिज़िकली हमें कैश नहीं भी मिला तो हमने अपने अकाउंट्स में ये चीज़ उसको इनिशिएट कर दिया, यानी कि एक्रू कर दिया कि हमारी ये अमाउंट ड्यू है, तो ये हमने समझ लिया कि रिसीव हो गई। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि वो टेनेंट की डेथ हो गई, उसने कुछ ड्यूज़ क्लियर ही नहीं किए थे, तो यहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं। तो अमाउंट आपकी अगर इररिकवरेबल है, जो आपका रेंट एक्रू हो चुका था, आपने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दिया था और शो करने के बाद जबकि आपको वो मिला ही नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वो अमाउंट जो रिकवर नहीं हो सकी, इररिकवरेबल रेंट, तो उसको हम लेटर ऑन डिडक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपका करंट ईयर चल रहा है और करंट ईयर्स की आपकी अमाउंट जो ड्यू थी वो आपको नहीं मिली, तो वो भी डिडक्शन में अलाउड है। उस पे आपने टैक्स पे किया है या नहीं पे किया, ये इसके मानी इतने ज़्यादा नहीं हैं, यानी कि उसकी इतने आपने अहमियत नहीं देनी कि उसके ऊपर अगर टैक्स नहीं दिया तो आप उसको डिडक्शन में नहीं डाल सकते, डिडक्शन में डाला जा सकता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कहता है। लेटर ऑन आपने एक चीज़ अज्यूम करनी है कि अगर आपकी डिडक्शंस अलाउ हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, और जबकि आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इतनी इनकम सफिशेंट नहीं है कि जो आपकी डिडक्शंस को अलाउड करे, लेकिन ये शर्त ज़रूरी है कि आपकी जो डिडक्शंस होंगी वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से ही आपको अलाउड हैं। ये नहीं है कि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस वो ज़्यादा शो हो रही है तो आप डिडक्शंस जो अलाउड हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से वो वहाँ से माइनस करें, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा आपने जो चीज़ देखनी है कि जो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो दोनों का एक ही होना चाहिए, यानी कि जिसमें आप एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरा जहाँ पे डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हैं तो वो भी सेम मेथड रहना चाहिए, मेथड में चेंज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे फर्दर एक बात आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर फ़र्ज़ किया आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपने जो जो चीज़ें इनकम फ्रॉम बिजनेस से अलाउड नहीं है डिडक्शंस के तौर पे, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी एज ए डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगी। और अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे नोट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन्ड है कि अगर एक इंडिविजुअल ने ये अपना ऑप्शन दिया हुआ है कि उसको, यानी कि अंडर सेक्शन 15A उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि वो नॉर्मल टैक्स रिजाइम, NTR का मतलब होता है नॉर्मल टैक्स रिजाइम के मुताबिक ट्रीट किया जाए, तो वो STR के मुताबिक उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर वो NTR से फ़ायदा उठा रहा है तो NTR के मुताबिक ही उसको डील किया जाएगा, उसको सेपरेट टैक्स रिजाइम बीइंग इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इसके बाद आज हम एक न्यूमेरिकल जो 8.9 है वो भी करेंगे। ये एग्जांपल्स आपको जो है वो प्रैक्टिकली आपने जो थ्योरी पढ़ी होती है उस पर आपको जब न्यूमेरिकल करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है कि आपकी कितनी ग्रिपिंग हुई है थ्योरी पे। तो देखते हैं
लेटर ऑन मैं उस पर डिस्कस भी करता हूँ कि किस पॉइंट को किस तरीके से हमने डिस्कस करना है या उसको कैलकुलेट करना है, फिर न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। मैसन्स हसन प्राइवेट लिमिटेड has rented out a house at monthly rent of rupees 20,000 during the year. The company incurred the following expenses in respect of the house. कौन कौन से expenses थे? रिपेयर ऑफ हाउस रुपीज़ 50,000, 15,000 और इंश्योरेंस 10,000, प्रॉपर्टी टैक्स था 6,000, म्यूनसिपल टैक्स था 5,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम HBFC। HBFC का मतलब होता है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट का एक इदारा है जो आपको लोन देता है और आसान शराइत पे देता है, आसान इंटरेस्ट पे देता है। तो इस तरह का जो चार्जेस आप लोन लेते हैं और घर बनाने में, और उसका लेटर ऑन वो जो घर या बिल्डिंग जिसकी इनकम पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो ये आप इंटरेस्ट उसमें से क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद है सैलरी टू मिस्टर रमज़ान हु सोल ड्यूटी इज़ टू कलेक्ट रेंट। ये एक पॉइंट वाली बात है कि हमने एक मिस्टर रमज़ान नामी शख्स को रखा हुआ है एक मुलाजमत पे, और उसका काम है कि जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स या जो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एंड ऑफ द मंथ आपने रेंट कलेक्ट करना है। तो उसको हम कितना पे कर रहे हैं? 15,000। अब यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस कुछ हैं कि हमने केस किसी पे किया, कुछ अमाउंट रिकवर करनी थी जो इरिकवरेबल थी, वो थी ₹2,000। इन द प्रीवियस ईयर द टेनेंट विकेट, ये हमारा करंट ईयर की सारा डेटा था। 20,000 रुपीज़ जो है पर मंथ हमने रेंट पे दिया हुआ है। अब एक पिछला किराएदार था, उसने क्या किया था, उसने घर खाली कर दिया था विदाउट पेइंग रेंट ऑफ ₹15,000 पर मंथ। 2 महीनों का 2 मंथ का जो अमाउंट थी वो पेंडिंग थी, जो कि 15,000 पर मंथ, यानी कि टोटल 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 30,000 हमारा रिकवर नहीं हुआ था पिछले टेनेंट की वजह से, विच कुड नॉट बी रिकवर्ड। वो लेटर ऑन ये लीगल स्टेप्स भी लिए लेकिन रिकवर नहीं हो सका। तो फिर क्या किया? कंप्यूट द अमाउंट विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये आपने कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम इस न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है RCT हमारा क्या है, सॉल्यूशन। RCT मतलब रेंट चार्जेबल टू टैक्स, तो 20,000 पर मंथ है हमारा रेंट, और मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारा बन जाएगा 2,40,000। ये हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब इसमें से हमने डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउड हैं, लेस हम उसमें से कर लेते हैं, यानी कि अलाउंसेस कौन कौन से है। इसमें से रिपेयर अलाउंस है। रिपेयर का हमने पढ़ा था कि जितना आप RCT है उसका 1/5 आपका अलाउड है, 1/5 ऑफ 2,40,000 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, और ये अमाउंट बनती है 48,000। यानी कि इसमें इररेस्पेक्टिव आप हमारे रिपेयर के एक्सपेंसेस कितने थे? 15,000, लेकिन हमने जो अलाउड है 1/5 ऑफ RCT, तो वो बन जाता है 48,000। इसके बाद आ जाता है जी इनकम, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस के जो खर्चे हैं वो भी अलाउड हैं, वो कितने हैं? 10,000। और इसके बाद आ जाता है जी प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स कितना है हमारा? 6,000, ये भी अलाउड है। म्यूनसिपल टैक्स है, ये हमारा 5,000 है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो हमें यहाँ पे, अच्छा म्यूनसिपल टैक्स है, और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन जो HBFC से लिया था, यानी कि इंटरेस्ट टू HBFC, ये अमाउंट थी 12,000 की। और इसके बाद हमारा था रेंट के कलेक्शन के चार्जेस थे। ये पहले लीगल एक्सपेंसेस डाल देते हैं, लीगल एक्सपेंसेस ये 2,000 के थे। और इसके बाद हमारे थे इररिकवरेबल अमाउंट जो थी वो भी डाल लेते हैं, फिर उसको दूसरा अगला देखें। इररिकवरेबल अमाउंट वो थी 30,000 जो 2 महीनों की थी, 15,000 पर मंथ, तो ये टोटल 30,000 जो रिकवर नहीं हो सकी थी। अच्छा यहाँ पे, और इसके बाद है रेंट कलेक्शन चार्जेस,
वो हमें RCT का 4% अलाउड है। ये इसको मैं आगे लेके चलता हूँ, यानी कि रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस ये थे। रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना है, 2,40,000 मल्टीप्लाई 4%, और ये बनता है हमारा इक्वल टू 9,600। जबकि हमारे चार्जेस कितने आए थे, हमें रेंट कलेक्शन के चार्जेस वो ज़्यादा थे। तो हमें अब यहाँ पे है कि 4% या फिर जो आप चार्जेस कलेक्ट करते हैं इनमें से जो लोअर हो, तो हमने 9,600 लोअर ऑफ 9,600 और अमाउंट थी 15,000 जो उसको सैलरी हम दे रहे थे, तो 9,600 हम इसको अलाउड करवा लेंगे क्योंकि ये कम है। तो अब हम सारी जो माइनस होने वाली अमाउंट्स हैं इनको प्लस करते हैं, यानी ऐड करते हैं, तो टोटल हमारा जो डिडक्शन आएगी वो बन जाएगी 1,22,600। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2,40,000 रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस करेंगे तो 1,17,400 जो है हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगी जो, यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम हम काउंट करते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है। तो ये आ जाता है। इसके बाद जो हमारी नोट करने वाली चीज़ें हैं, नंबर 1 सबसे पहले कि एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, यानी कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो या ज़्यादा उनको इग्नोर आपने कर देना है, इग्नोर करना है, और आपने 1/5 ऑफ RCT रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो अमाउंट आपकी बनती है उसमें से। और दूसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है कि आपके कलेक्शन चार्जेस जो हैं लेसर ऑफ, यानी कि इन दोनों में से जो कम होगा, एक्चुअल और 4% ऑफ RCT, ठीक है। तो ये आपका जो है ये पॉइंट हो जाएगा। और एक और पॉइंट आपका तीसरा जो है, आपके कलेक्शन जो अमाउंट रिकवर नहीं होती, अमाउंट नॉट रिकवरेबल, वो भी आप उसमें से माइनस करते हैं। जैसा कि एक इंडिविजुअल जो टेनेंट था वो छोड़ के चला गया था और उसके 15,000 पर मंथ थे और 2 महीनों की उसके रेंट रहता था, तो वो हमने इसमें से डिडक्शंस कर ली। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है जो हमने यहाँ पे देखा। तो अब आप दोबारा न्यूमेरिकल को देख सकते हैं कि इसकी क्या चीज़ें थी और हमने हर एक की एंट्री की ट्रीटमेंट कैसे की। तो इस तरीके से आपने इन पॉइंट्स को भी माइंड में रखना है, क्योंकि